वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपने इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12वां चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया है। 12वां चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। इसके बारे में मैंने आपको पहली क्लास जो है वो आपने अच्छे से समझ ली होगी, जिसके अंदर हमने अवकलन समीकरण क्या होती है वो समझा था। अवकलन समीकरण की कोटि और घात का क्या मतलब होता है वो चीज़ हमने समझी थी। एक बार फिर से बच्चों मैं बता देता हूँ किसी अवकलन समीकरण की कोटि और घात से क्या तात्पर्य होता है। किसी भी अवकलन समीकरण की कोटि का मतलब होता है बच्चों, किसी अवकलन समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। किसी अवकलन समीकरण में मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है वो संख्या ही उस अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। और अब बात करें हम अवकलन समीकरण की घात की, तो उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही, किसी अवकलन समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकलन समीकरण की घात कहलाती है बच्चों। ये सारी थ्योरी हमने उस दिन पढ़ी थी और आज जो है बच्चों हम एक्सरसाइज 12.1 लेकर आए हैं, जिसमें हमें दी गई अवकलन समीकरण की कोटि और घात का निर्धारण करना है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, बेटर तरीके से समझ पाओगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्नावली 12.1 का जो पहला सवाल है, dy बाई डी एक्स बराबर में साइन 2x और प्लस का कोस 2x। देखिए बच्चों, यहाँ पे इसकी कोटि क्या होगी और इसकी घात क्या होगी अगर हम उसका निर्धारण करें। तो देखिए बच्चों, आप खुद यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे उच्चतम अवकलज जो है, y का जो उच्चतम अवकलज है वो dy बाई डी एक्स है। y का जो उच्चतम अवकलज है बच्चों वो यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स है। यानी केवल यहाँ पर एक बार इसका अवकलन किया गया है, इसलिए यहाँ पे इस अवकलन समीकरण की कोटि जो है वो 1 होगी और इसी उच्चतम अवकलज की जो घात है बच्चों वो भी यहाँ पर 1 है। इस वजह से यहाँ पे इस अवकलन समीकरण की जो घात है वो भी 1 होगी। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कोटि 1 क्यों हुई और यहाँ पे घात 1 होने का क्या मतलब है। अगर हम बात करें बच्चों दूसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अवकलन समीकरण के अंदर जो y का अधिकतम अवकलज है वो 2 बार किया गया है। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका जो अधिकतम अवकलज है वो 2 बार किया गया है। इस वजह से बच्चों इस अवकलन समीकरण की जो कोटि है वो तो हो जाएगी 2, और अगर बात करें घात की तो इसी उच्चतम कोटि के अवकलज की जो घात है वो यहाँ पर 1 है, तो इसकी जो घात है अवकलन समीकरण की वो 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में जो उच्चतम कोटि का अवकलज है वो d² y बटे dx² है। तो यहाँ पर कोटि तो बच्चों 2 हो जाएगी और इसी उच्चतम कोटि के अवकलज की जो घात है वो भी 2 है। इस वजह से बच्चों यहाँ पे इसकी घात जो है अवकलन समीकरण की वो भी 2 हो जाएगी। तो बच्चों इस केस के अंदर भी जो कोटि है वो भी यहाँ पर 2 होगी और जो घात है वो भी यहाँ पर 2 होगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, कोटि में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बच्चों घात को परिभाषित करते वक्त मैंने आपको बताया था किसी भी प्रकार का अवकलज गुणांक अगर इस प्रकार से भाग में आ जाए तो पहले हम उसका पूरी समीकरण से गुणा करके इसको बहुपद के रूप में व्यक्त करते हैं, उसके बाद में हम लोग वहाँ पे घात का निर्धारण करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस अवकलन समीकरण का जो परिवर्तित रूप है वो क्या होगा, जब मैं dy बाई डी एक्स से गुणा करूँगा तो ये बन जाएगी बच्चों यहाँ पे dy बाई डी एक्स की घात 4 प्लस में आएगा 1 और बराबर में आएगा 2 के गुणा में dy बाई डी एक्स। तो देखिए बच्चों, इस अवकलन समीकरण के बट्टे में जो dy बाई डी एक्स था उसको हमने हटा दिया है। अब हम इसकी कोटि और घात का निर्धारण करेंगे, जो कि बहुत आसान है। तो बच्चों आप खुद भी बता सकते हैं यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी। यहाँ पे उच्चतम अवकलज जो है वो dy बाई डी एक्स है। देखिए बच्चों, जब किसी अवकलन समीकरण में 2 बार dy बाई डी एक्स आए तो कोटि तो हालांकि 1 ही होगी, लेकिन जब घात की बात आएगी तो जब समान अवकलन गुणांक मौजूद हो तो हम उच्चतम घात वाले को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर इस अवकलन समीकरण की जो घात है बच्चों वो 4 मानी जाएगी, हम इसकी घात को इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि ये भी प्रथम कोटि का ये अवकलन है, लेकिन घात के केस में जब समान अवकलन गुणांक एक समीकरण में आते हो तो अधिकतम घात वाली वैल्यू को ही हम उस अवकलन समीकरण की घात के रूप में निरूपित करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखिए बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे उच्चतम कोटि का जो अवकलज है वो d² y बटे dx² है। तो बच्चों यहाँ कोटि में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोटि यहाँ पर 2 होगी। परंतु जब घात की बात आएगी बच्चों तो आपको अच्छे से बताया कि घात जो इस तरह से p बटे q के रूप में नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पे घात को पूर्णांक रूप में व्यक्त करने के लिए हमें दोनों पक्षों में करना होगा वर्ग। जैसे मैं दोनों पक्षों में वर्ग करूँगा तो बच्चों ये बन जाएगा a²
डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र की यहाँ पे लग जाएगी होल स्क्र, और यहाँ से जो घात 3/2 थी अब वो घात 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ की होल स्क्र और घात जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अब जो घात है वो पूर्णांक रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसकी कोटि और घात का निर्धारण अब यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा। हालांकि कोटि में पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। कोटि यहाँ पे उच्चतम कोटि का जो अवकलज है बच्चों वो यहाँ पे डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र है, यानी इसका मैक्सिमम 2 बार अवकलन किया गया है, इसलिए इस अवकलन समीकरण की कोटि 2 हो जाएगी। और अगर घात की बात करें बच्चों तो घात इस रूप में बदलने के बाद ही डिसाइड होती है। यहाँ पे इस केस में उच्चतम कोटि के अवकलन की जो घात है वो 2 है, इस वजह से यहाँ पर बच्चों इस अवकलन समीकरण की जो घात है वो भी 2 हो जाएगी। इस केस में देखिए बच्चों x dx प्लस में y dy बराबर 0। सबसे पहले इसको dy बटे dx के रूप में कन्वर्ट करने के लिए पूरी समीकरण में dx का भाग देंगे। तो देखिए बच्चों जैसे इस पूरी समीकरण में dx का भाग देता हूँ, समीकरण इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 0। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे जो प्रथम कोटि का अवकलन है वो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे उच्चतम कोटि का अवकलन भी है, इसलिए यहाँ पे इस अवकलन समीकरण की जो कोटि है बच्चों, इस अवकलन समीकरण की जो कोटि है बच्चों वो यहाँ पर 1 होगी। और अगर बात करें यहाँ पे घात की तो इस उच्चतम कोटि के अवकलज की घात यहाँ पर 1 है, इस वजह से यहाँ पर इसकी घात जो है वो भी 1 होगी। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में काफ़ी सिंपल यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसमें कोटि और घात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे उच्चतम कोटि का जो अवकलन है बच्चों वो डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र है, इस वजह से बच्चों यहाँ पे इसकी जो कोटि है वो यहाँ पर 2 हो जाएगी। और बात करें इसके घात की तो उच्चतम कोटि के अवकलन की जो घात है वो 3 है, इस वजह से यहाँ पर इसकी घात जो है वो 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो भाग में आ गया है। इसको बहुपद के रूप में व्यक्त करने के लिए पूरी समीकरण को डी वाई बाई डी एक्स से गुणा करेंगे, तो इसका जो परिवर्तित रूप है समीकरण का वो आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्र प्लस में आएगा 3 बराबर में यहाँ पे वाई स्क्र के गुणा में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पर उच्चतम कोटि का जो अवकलज है वो डी वाई बाई डी एक्स है, इस वजह से यहाँ पे इस समीकरण की, इस अवकलन समीकरण की जो कोटि है वो 1 होगी। और यहाँ पर बात करें घात की तो यहाँ पे समान अवकलन गुणांक प्रथम कोटि के हमारे पास हैं, तो इसमें हमें उच्चतम घात वाले को देनी होगी प्रायोरिटी। तो यहाँ पे इस अवकलन समीकरण की जो घात है बच्चों वो यहाँ पर हो जाएगी 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये प्रश्नावली 12.1 थी, इसके अंदर 8 क्वेश्चन थे और इन 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको केवल कोटि और घात के बारे में निर्धारण करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों यहाँ पे 8 क्वेश्चन से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किसी भी अवकलन समीकरण की कोटि और घात से क्या तात्पर्य होता है। आपको स्पेशल इस केस के अंदर घात के केस में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि घात के लिए यहाँ पे कुछ नियम लागू होते हैं, जबकि कोटि में एक बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। किसी भी अवकलन समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। चलिए बच्चों हम 12.1 के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ताकि इसमें भी कुछ अपवाद स्वरूप अगर किसी की घात जो है वो अपरिभाषित है तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए बच्चों हमने प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने कोटि और घात का अध्ययन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 12.1 के एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपको यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में 5 पार्ट दिए गए हैं और आपको यहाँ पे केवल कोटि और घात का ही निर्धारण करना है। प्रश्नावली मैंने करवा दी है बच्चों, आप यहाँ पे खुद बताएंगे कि यहाँ पे कोटि क्या होगी, घात क्या होगी, या आप इसको एज ए अभ्यास के तौर पे आप इसको लेके चलेंगे। तो देखिए बताइए बच्चों यहाँ पे पहले पार्ट की यहाँ पे कोटि क्या होगी और पहले पार्ट की यहाँ पे घात क्या होगी। समीकरण दे रखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 0। तो देखिए बच्चों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पे जो कोटि है वो 1 होगी और यहाँ पे जो घात है वो भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उच्चतम कोटि का अवकलन जो है वो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी कि केवल एक बार इसका अवकलन किया गया है और यहाँ पर इसलिए इसकी कोटि 1 होगी। और चूंकि इसकी घात जो है वो भी 1 है, इस वजह से यहाँ पे इसकी घात जो है वो 1 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए आप इसमें कोटि क्या होगी, घात क्या होगी। इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप पहले सोचिए कि इसकी कोटि क्या होगी अपने स्तर के ऊपर और घात बताइए यहाँ पे क्या होनी चाहिए। उसके बाद मैं जो बताऊंगा आप उससे मैच करिएगा। डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे
उच्चतम कोटि का अवकलन जो है वो डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र है, इस वजह से यहाँ पे इसकी कोटि जो है वो 2 होगी। और चूंकि इसी की घात बच्चों यहाँ पर 1 है, इस वजह से बच्चों यहाँ पर इस अवकलन समीकरण की जो घात है वो भी यहाँ पर 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए बच्चों यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी और इसकी घात क्या होगी। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की घात 4 और बराबर में हमें दिया गया है कोस एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पे उच्चतम कोटि का जो अवकलज है बच्चों वो है डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र, इस वजह से बच्चों यहाँ पर इसकी कोटि जो है वो 2 होगी। और चूंकि इसी की घात बच्चों यहाँ पर 1 है, इस वजह से इस अवकलन समीकरण की घात 1 होगी। जो बच्चे यहाँ पे घात 4 सोच के चल रहे थे वो बिल्कुल गलत होंगे। हमें यहाँ पे अधिकतम घात नहीं लेनी होती है बल्कि उच्चतम कोटि की घात लेनी होती है, क्योंकि वही अवकलन समीकरण की घात कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों आपके लिए चैलेंजिंग होगा। यहाँ पर कोटि कितनी है आप खुद देखेंगे कि कोटि में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे केवल प्रथम कोटि का ही अवकलन दिया गया है, इसलिए कोटि तो यहाँ पर 1 होगी। परंतु घात के केस में यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अवकलन गुणांक जो है वो भाग के रूप में आ गया, इसलिए सबसे पहले आपको उसको बहुपद के रूप में लाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स का पूरी समीकरण को गुणा करना होगा। तो देखिए बच्चों जब डी वाई बाई डी एक्स का पूरी समीकरण से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में आ जाएगा एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स जो है यानी जो अवकलन गुणांक है वो बहुपद के रूप में आ गया। तो हमें यहाँ पे कोटि और घात की गणना करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कोटि जो है वो 1 होगी और बात करें बच्चों घात की, तो जब समान अवकलन गुणांक जो है किसी समीकरण में आए तो अधिकतम घात वाले को हम फेवर करते हैं और यहाँ पे इस अवकलन समीकरण की जो घात है बच्चों वो 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें अधिकतम अवकलज जो है वो 4 बार किया गया है। इस वजह से इस अवकलन समीकरण की जो कोटि है, इस अवकलन समीकरण की जो कोटि है बच्चों वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 होगी। और बताइए बच्चों इसकी घात क्या होगी, आप खुद सोचिए, बताइए इसकी घात क्या होगी। बिल्कुल सही, आप देख रहे हो बच्चों की इसके ऊपर घात 1 है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि इसकी घात 1 होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों, क्या स्पेशल हुआ इसमें? हाँ, उच्चतम कोटि का अवकलन यही है, इसकी घात 1 है, फिर भी इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्वितीय कोटि का जो अवकलन गुणांक है वो एंगल के रूप में आया है, साइन के आगे कोण के रूप में आया है, ना कि बहुपद के रूप में। इस वजह से बच्चों यहाँ पे घात जो है वो परिभाषित नहीं होगी, घात यहाँ पे अपरिभाषित रहेगी। घात जो है वो यहाँ पर अपरिभाषित रहेगी, वो परिभाषित नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको इसकी 2 स्थितियाँ बताई थी बच्चों कि अगर किसी भी कोटि का अवकलन गुणांक अगर एंगल के रूप में आता है या किसी पद के घात के रूप में आता है, उन दोनों ही स्थितियों के अंदर अवकलन समीकरण की घात जो है वो परिभाषित नहीं होती है। चूँकि यहाँ पे द्वितीय कोटि का अवकलन साइन के आगे एंगल के रूप में आया है, इस वजह से यहाँ पे इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। हालांकि कोटि पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोटि हमेशा और हमेशा ही परिभाषित होगी, परंतु घात के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये कुछ मोस्ट एग्जाम्पल्स थे बच्चों, जिसमें आपको यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल देखने को मिला है जहाँ पे घात जो है वो परिभाषित नहीं है। तो आप इस तरह के मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों की सारे एग्जाम्पल्स और इन एक्सरसाइज को करने के बाद में किसी भी अवकलन समीकरण की कोटि और घात को लेकर अब आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होगा। तो देखिए बच्चों आप यहाँ पे कोटि और घात निकालना सीख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे 12.2 की तरफ, जिसमें हम किसी अवकलन समीकरण के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि जब किसी अवकलन समीकरण का हमें सॉल्यूशन दिया जाए, हमें हल दिया जाए, तो उस हल से हम उस अवकलन समीकरण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या नियम है, उसकी क्रियाविधि क्या होगी। आइए हम उसके बारे में देखिए बच्चों। यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं अवकलन समीकरण का निर्माण। अवकलन समीकरण के निर्माण का क्या मतलब है बच्चों, हमें यहाँ पे किसी अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन किस रूप में आएगा बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि y बराबर a cos x प्लस में b sin x के रूप में मुझे यहाँ पे किसी अवकलन समीकरण का जो है वो सॉल्यूशन दिया गया है और मुझसे ये पूछा गया है कि ये हल जो है वो किस अवकलन समीकरण का है, हमें उस अवकलन समीकरण को प्राप्त करना है।
तो वही विधि जो है बच्चों वो अवकलन समीकरण के निर्माण की विधि कहलाती है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे हर बार जब भी अवकलन समीकरण का निर्माण पूछा जाए तो आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक हल जरूर दिया जाएगा। आपको करना क्या है, उस हल के अंदर कितने स्वेच्छ अचर हैं उनकी संख्या का निर्धारण करना है, उनकी संख्या का पता लगाना है। जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर 2 स्वेच्छ अचर हैं ए और बी। तो देखिए बच्चों, जो सॉल्यूशन दिया गया है उसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। जितने स्वेच्छ अचर उसके हल में आए हैं उस हल को हम उतनी ही बार अवकलन करेंगे। तो उस हल का हम 2 बार अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्वेच्छ अचरों की संख्या 2 है। तो देखिए बच्चों, प्रथम कोटि का अवकलन क्या होगा, इसका प्रथम कोटि का अवकलन हो जाएगा माइनस का a sin x, क्योंकि cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, प्लस में b और sin x का अवकलन होता है cos x। तो ये हो जाएगी बच्चों समीकरण नंबर 2। और जब मैं इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करूँगा तो देखिए बच्चों, मेरे पास आएगा माइनस का a cos x और cos x का होता है बच्चों यहाँ पे sin x, तो ये हो जाएगा माइनस का b sin x। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, मुझे यहाँ पे 3 समीकरण प्राप्त होगी है, जिसमें पहली समीकरण तो उस सॉल्यूशन की होगी जो आपको दिया गया है। कितनी बार अवकलन करना होगा, कितनी समीकरण प्राप्त होगी, ये डिपेंड करता है कि उस हल के अंदर कितने स्वेच्छ अचर हैं। चूंकि यहाँ पे स्वेच्छ अचरों की संख्या 2 है, इसलिए हम 2 बार अवकलन करेंगे उस हल का, और तो हमें 2 अलग अलग समीकरण प्राप्त होगी। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे 3 समीकरण जो है वो प्राप्त हो चुकी है। अब बच्चों हमें क्या करना होगा, इन तीनों ही समीकरण को आपस में हल करके, इन तीनों ही समीकरण को आपस में सोल्व करके स्वेच्छ अचरों ए और बी का हमें यहाँ पे विलोपन करना होगा। जैसे ही स्वेच्छ अचर ए और बी का विलोपन होता है, उस संदर्भ में हमें जो भी समीकरण वहाँ पे प्राप्त होगी वो इस हल की अवकलन समीकरण कहलाएगी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चों, कोई विशेष लॉजिक नहीं है, कोई विशेष इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको अपने ही लॉजिक से या इन तीनों समीकरणों से स्वेच्छ अचर का विलोपन करना होगा। आप विधि कोई भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि ले सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से जोड़ तोड़ करके आपको केवल यहाँ पे स्वेच्छ अचर ए और बी का विलोपन करना है। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे तीसरी समीकरण में देखिए बच्चों, d² y अपॉन में dx², अगर मैं इन दोनों में से माइनस का चिन्ह कॉमन लेता हूँ तो बच्चों यहाँ पर आएगा a cos x और प्लस में आएगा यहाँ पे b sin x। अब आप खुद देखेंगे बच्चों, a cos x प्लस b sin x जो है वो समीकरण नंबर 1 से y के इक्वल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वापस मैं y प्रतिस्थापित करूँगा तो d² y बटे dx² के इक्वल्स टू में मुझे माइनस का y प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, d² y बटे dx² और माइनस का y जब यहाँ पर आएगा बच्चों तो प्लस y बराबर 0 के रूप में मुझे एक अवकलन समीकरण प्राप्त होगी, जहाँ पे किसी भी प्रकार से स्वेच्छ अचर जो है वो अब आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ये जो अवकलन समीकरण है बच्चों, वो इस सॉल्यूशन की अवकलन समीकरण कहलाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और 1 की सहायता से स्वेच्छ अचर ए और बी का हमने विलोपन कर दिया। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस अवकलन समीकरण में स्वेच्छ अचर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। इसका मतलब हमें ये जो समीकरण प्राप्त हुई है वो इस हल की अवकलन समीकरण को प्रदर्शित करती है, और ये विधि ही जो है बच्चों वो अवकलन समीकरण के निर्माण को दर्शाती है। तो देखिए बच्चों, आपको ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें जितने स्वेच्छ अचर हैं, अगर एक है तो उसका आप 1 बार अवकलन करेंगे, 2 स्वेच्छ अचर हैं तो आप 2 बार अवकलन करेंगे, 3 स्वेच्छ अचर दे रखें तो आपको उस समीकरण का 3 बार अवकलन करना है, और आपको केवल उन तीनों चारों समीकरण से केवल स्वेच्छ अचर का विलोपन करना है। आप विधि कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तरीका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्वेच्छ अचर जब विलोपित हो जाएंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे विधि आप कोई सी भी लगा लो। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पे 12.1 एक्सरसाइज के अंदर कोटि और घात, अवकलन समीकरण की कोटि और घात के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने जो है साथ साथ यहाँ पे अवकलन समीकरण के निर्माण की विधि पढ़ी है, और एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि अगर इस प्रकार का सॉल्यूशन हमारे पास आता है तो उसकी क्रिया विधि क्या होगी, मैकेनिज्म क्या होगी कि हम यहाँ पे उस अवकलन समीकरण को प्राप्त कर सकें। अब बच्चों 12.2 एक्सरसाइज जो हम कल के वीडियो में करेंगे, आप यहाँ तक अच्छे से इसको समझ लीजिए, अच्छे से इनके ऊपर अभ्यास कीजिए। कल 12.2 एक्सरसाइज में दिए गए सॉल्यूशन के संदर्भ में हम अवकलन समीकरण के निर्माण को हम प्राप्त करेंगे, और उसके जो विधियाँ हैं वो मैं आपको कल बताऊँगा। तो आप कल तक कीजिए वेट। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आपको यथाशीघ्र उसका सॉल्यूशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।